और इस सब के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है। ईरान से जुड़े जहाजों पर कार्रवाई की योजना यहां पर अमेरिका बना रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के कई कमर्शियल जहाजों पर हमले के बीच अमेरिका ने ये योजना बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों की कब्जे की तैयारी कर रहा है अमेरिका। तो ये बड़ी खबर है। अमेरिका किस तरह तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सेना दुनिया भर में ईरान से जुड़े तेल टैंकरों को टारगेट करेगी और इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत ये सख्ती जो है बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप दत्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए, तेल अवीव से वो जुड़े हुए हैं और वहां के हालात पर भी नजर रखे हुए हैं। प्रदीप, ये जो खबर सामने आ रही है कि ईरान से जुड़े जो जहाज हैं उन पर कार्रवाई की योजना यहाँ पर अमेरिका बनाता हुआ नजर आ रहा है और खासकर जो कमर्शियल जहाज हैं उन पर जब हमले हो रहे हैं उस बीच में अमेरिका ये योजना बना रहा है, तो ऐसे में तो ये और ज्यादा गुस्से को बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि फिर दोनों खेमे अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पल में तोला पल में मासा। कभी एक पल के लिए लगता है कि सब ठीक हो गया और दूसरे पल ही लगता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और जंग की तैयारी की जा रही है। वहां दूसरी तरफ जो बात आपकी कह रही, जो ये रिपोर्ट की बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका के इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो था लगाने का मतलब, जो ये नेवल ब्लॉकेट का मतलब था, इकोनॉमिक ब्लॉकेट। इकोनॉमिक ब्लॉकेट का मतलब था क्योंकि मालूम है कि जो भी ईरान की इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंडेंट है ऑयल एक्सपोर्ट पर। यानी कि अगर ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जाए तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए वो परेशानी पैदा कर सकते हैं और हो सकता है कि उसके बाद ईरान मान जाए उनकी शर्तों को। यही एक जो था आइडिया था उनका नेवल ब्लॉकेट लगाने का। यही वजह है उन्होंने कहा कि कोई भी समुद्री जहाज या वेसल या ऑयल टैंकर जो है ईरान की पोर्ट की तरफ नहीं जाएगा और ना ही किसी को ईरान के पोर्ट से बाहर आने देंगे। और जब से कल से जो ये हुआ है हादसा जो हुआ है, जिसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने के बाद ईरान ने कुछ वेसल्स पर फायरिंग भी की है, उसके बाद से जो है पूरी तैयारी की जा रही है। यानी कि अगर कोई भी वेसल की मूवमेंट वहां पे देखी जाती है या कंटेनर की मूवमेंट देखी जाती है जो ईरान से है, तो हो सकता है कि उन पर भी अटैक किया जा सकता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पूरी तैयारी है, यानी कि उन पर पूरी तरह से दबाव डालने की कोशिश है। मतलब हर तरफ से आप ईरान को स्क्वीज कर दो, उनकी इकोनॉमी को स्क्वीज कर दो, डर का माहौल पैदा कर दो, अटैक कर दो, जो कुछ भी कर सकते हो, किसी ना किसी तरीके से ईरान को अपनी शर्तों पे मनाना है। क्योंकि मालूम है यूनाइटेड स्टेट्स को कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो वो मिडिल ईस्ट के लिए या हम वेस्ट एशिया के लिए एक खतरा बन सकता है। क्योंकि अभी सिर्फ आप देखेंगे इस इलाके में सिर्फ जो है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। वो नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए। यही वजह है कि लगातार एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि सिचुएशन वोलेटाइल है और अनप्रेडिक्टेबल है ईरान, तो न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से तैयारी है, घेराबंदी की तैयारी है, साइकोलॉजिकल। तो स्थिति कुछ प्रदीप जिस तरह से आप भी बता रहे हैं जी, कुछ इस तरह की बनी हुई है कि पल में ये बात बिगड़ भी सकती है और ये पल में ये बात बन भी सकती है। यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह से तमाम जो नेता हैं जो बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं वो इसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, IRGC का बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज़ को लेकर कड़ा निर्देश IRGC ने जारी किया है। IRGC ने ये कहा है कि जहाज सिर्फ उसके नौसैनिक कमांड के निर्देश ही माने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास आने वाले जहाजों पर सख्ती की जाएगी। हॉर्मुज़ के पास आने वाला हर जहाज दुश्मन का सहयोगी माना जाएगा, ये IRGC की तरफ से कहा जा रहा है। टॉप लाइन हॉर्मुज़ में ईरान की सख्ती अब बढ़ती जा रही है। IRGC ने यह फरमान दिया है कि हमारे आदेश मानो वरना दुश्मन माने जाओगे। तो अब जहाज सिर्फ यहाँ पर IRGC के कमांड माने, ये बात यहाँ पर सीधे तौर पर कही जा रही है। अब आपको यहाँ पर ये भी बताते चलते हैं कि इस वक्त हॉर्मुज़ में क्या स्थिति बनी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि हॉर्मुज़ को लेकर ईरान का नया रूट आखिर क्या नजर यहाँ पर आ रहा है। आप देखिए, यहाँ पर पहले जो शिप थे वो यहाँ से जा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जो आप सफ़ेद लाइन यहाँ पर देख रहे हैं वो है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर रूट जो है और डीप अगर आप अंदाज़ा लगा सके तो वो हुआ है। अब शिप जो है वो लराक द्वीप से जा रहे हैं और इस सब पर भी यहाँ पर IRGC की निगरानी है। तो अब जो है वो शिप यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन IRGC अगर निगरानी कर रहा है और इस तरह के कमांड अगर वो दे रहा है कि अगर हमारी नेवी की कमांड नहीं मानी तो आप दुश्मन माने जाओगे, यानी कि आप चाहे लराक द्वीप से जाएं चाहे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाएं, IRGC की निगरानी में आप फिर भी बने हुए हैं। ईरान से तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पोस्ट इस वक्त सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि द बेस्ट इज येट टू कम। कल ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी और ईरान पर हमले की धमकी के बाद पोस्ट किया था और ये अब एक नया पोस्ट यहाँ पर सामने आ रहा है, द बेस्ट इज येट टू कम। प्रदीप, यहाँ पर जो बातचीत अभी और हम कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप पल में माशा पल में तोला, कब ये क्या कह देंगे ये समझना बहुत मुश्किल है। और अब देखिए, एक ऐसा पोस्ट
जो कहीं ना कहीं उम्मीद बंधा रहा है कि क्या स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि बेस्ट इज येट टू कम। देखिए, अगर आप इस इनका जो ये सोशल मीडिया का पोस्ट है बेस्ट इज येट टू कम, उसमें आप देखिए बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, बिना कुछ कहे सब कुछ कहने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये तो पढ़ने वाले पे है कि उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। इसमें ये भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम बमबारी कर सकते हैं, बेस्ट इज येट टू कम। ये आपने देखिए, ये जो पोस्ट हो रहे हैं ना, दो चीजों को देखिए आपने। एक तो ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं ईरान को, और दूसरा अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को देते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस क्योंकि नाराज है, क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी तो उन्होंने कहा था ऐसी किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे जो दूसरों की जंग। तो यही एक वजह थी कि उनको भारी जो मैंडेट मिला था और वो जीत कर आए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो घर पे उनके लोग हैं उनको लग रहा है कि अननेसेसरली जंग में डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़े, जिस जंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो यही एक वजह कि वहां पे नाराजगी है। उस नाराजगी को कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ पैगाम देते रहते हैं, जहां बताते हैं कि देखिए हमने जो कुछ किया उससे कितना फायदा होने वाला है। तो क्योंकि जो बाकी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के नहीं कर पाए इतने सालों में, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया, तो उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है कि पैगाम देने की ईरान को कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते, आप समझौता नहीं करते हैं, तो बेस्ट टू कम मतलब है कि आप पर फिर से बमबारी हो सकती है। अभी तो सिर्फ हमने काइनेटिक वॉरफेयर किया, अभी तो सिर्फ हमने जो है इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू किया जो के द्वारा हो सकता है आने वाले देखना होगा की जाए, जिसकी वजह से आपको घुटनों पे लाया जाएगा। बिल्कुल, तो देखना होगा। 72 घंटे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इन 72 घंटों के दौरान हो जाएगा, और उसके बाद जब डेडलाइन खत्म होने आ रही होगी तो क्या बातचीत के रास्ते और खुले होंगे या नहीं, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में उच्च स्तरीय बैठक डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से बंद होने और ईरान से बातचीत को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत बड़े अधिकारी मौजूद रहे हैं। और उस सब के बीच में हमने ये भी देखा द बेस्ट इज येट टू कम, ये भी डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो सिचुएशन रूम में व्हाइट हाउस के एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, उसमें जेडी वेंस भी शामिल थे जो उपराष्ट्रपति हैं, और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। तो अब देखना होगा कि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से बंद हो गया है, और दूसरी तरफ ईरान से बातचीत की कोशिशें लगातार की जा रही मध्यस्थों के द्वारा। उस सब को लेकर ये एक अहम बैठक मानी जा रही है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं मार्को रूबियो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पीट हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं, स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं, सुसी वाइल्स हैं जो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं, स्टीव विटकॉफ हैं जो व्हाइट हाउस के दूत हैं, जॉन रेडक्लिफ हैं CIA के निदेशक हैं, डैन कैन जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष हैं। ये सब इन तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहे थे। तो कल जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ऐसा लग रहा था जैसे ईरान और अमेरिका के बीच यूरेनियम को लेकर सहमति बन गई है, क्योंकि बयान कुछ ऐसा ही दिया गया था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपना यूरेनियम सौंपने को तैयार है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यूरेनियम को लेकर खिंच गई तलवार। ट्रंप के दावों पर ईरान का पलटवार। फिर डगमगाया बातचीत का आधार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ईरान के यूरेनियम को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा था कि ईरान अमेरिका को यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है, तो लगा कि इस जंग में सुलह के रास्ते की नींव रखी जा रही है। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से नकारते हुए इसे झूठा करार दिया, और अब यूरेनियम को लेकर दोनों देशों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। ट्रंप ने कहा था कि हमारे B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को मलबे में तब्दील कर दिया था, और न्यूक्लियर डस्ट अब हमें मिल जाएगी। You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous, but we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines, and most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have
a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. ट्रंप ने यह भी बताया कि वो ईरान में मौजूद यूरेनियम को कैसे लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान राजी है और ईरान के साथ अंदर जाकर हम ये यूरेनियम अमेरिका लेकर आएंगे। And somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators, because the B-2s, remember when fake news CNN said, well, maybe obliteration is too strong a word. Obliteration. That's so deep. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे की हवा निकाल दी और इसे झूठा करार दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान का यूरेनियम कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यूरेनियम हमारे लिए ईरान की मिट्टी जितना ही पवित्र है। किसी भी हालात में हम यूरेनियम अमेरिका को नहीं देंगे। هامی در رابطه با هیچ یک از بخش‌های مذاکراتی یا موضوعات مذاکراتی به نظر من وجود نداره. مواضع ما خیلی روشن بیان شد، نه فقط توسط وزارت خارجه بلکه در دیدارهایی که هیئت پاکستانی با رئیس جمهور محترم داشتن، با آقای قالیباف داشتن، با مقام‌های نظامی داشتن، همه چیز روشن هست. दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत या युद्ध में यूरेनियम एक अहम कड़ी रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए और यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, लेकिन ईरान शुरू से ही इस शर्त के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब ट्रंप ने ये दावा किया कि ईरान ने इस शर्त पर सहमति जताई है, तो ईरान की तरफ से बयान का इंतजार होने लगा और आखिरकार वही हुआ जो शुरू से होता आया है। ईरान ने ट्रंप को झूठा करार दिया। ईरान के पास कितना यूरेनियम है, अगर इसकी बात करें तो IAEA की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास कुल मिलाकर करीब 5 से 6 टन के बीच एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। हालांकि ये इतना एनरिच्ड नहीं है इससे परमाणु हथियार बनाए जा सके। प्राकृतिक यूरेनियम में काम का हिस्सा बहुत कम होता है, इसलिए उसे मशीनों के जरिए शुद्ध किया जाता है। इसी प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। अभी 440 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम को 60% तक एनरिच्ड किया जा चुका है। अगर ये एनरिचमेंट 90% तक कर दिया गया तो इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसलिए अमेरिका और इजराइल ईरान पर परमाणु कार्यक्रम सीमित करने और एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव बनाते रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें ईरान अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हैं, जिसकी सोमवार को होने की संभावना है। लेकिन अमेरिका के बयान और ईरान के तीखे पलटवार किसी सुलह की ओर तो बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहे, क्योंकि इस जंग में परमाणु हथियार को लेकर छिड़ी ईरान और अमेरिका की बहस ही खास आधार है। लेकिन अब ये आधार ही डगमगाता दिख रहा है और जंग तेज होने की आशंका बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस सब के बीच में हम जानते हैं कि इजराइल ने भी लेबनान पर हमले रोक दिए हैं, सीज फायर वहां पर भी हो चुका है। हिजबुल्लाह प्रमुख का इस वक्त में बड़ा बयान सामने आया है। नईम कासिम का ये बयान है, हॉर्मुज़ बंदी से दबाव में आया है इजराइल। ये नईम कासिम यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल भी दबाव में आया है हॉर्मुज़ बंद होने से और अमेरिका भी दबाव में आए हैं। इजराइल ने युद्ध विराम इसीलिए किया है क्योंकि हॉर्मुज़ बंद हुआ है। तो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बड़ा दावा, हॉर्मुज़ बंदी से दबाव में आए इजराइल और अमेरिका, और दबाव में अमेरिका ने इजराइल से नए युद्ध विराम ये यहाँ पर किया है। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा, क्योंकि नईम कासिम ये भी कह रहे हैं कि जो लतानी नदी है वहां तक भी नहीं पहुंच पाए थे इजरायली, ना पहले दिन ना 45वें दिन युद्ध के। तो एक तरह से चुनौती भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है, जैसा कि हमारे सहयोगी कुछ देर पहले बता भी रहे थे, कि स्थिति फिलहाल वहां पर सीज फायर की बनी हुई है। हालांकि लेबनान पर सीज फायर पर हिजबुल्लाह ईरान की पीठ थपथपा रहा है, पर ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इजराइल ने लेबनान को काफी नुकसान पहुंचाया है। हम वहां पर पहुंचे हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ है। लेबनान से हैरान कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। खबरों की हेडलाइन ये जरूर बता रही होगी कि लेबनान और इजराइल के बीच, या कह लें कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक संधि हो गई है, एक युद्ध विराम हो गया है। लेकिन इस वक्त जिस इलाके में हम खड़े हैं वो दक्षिणी लेबनान का नबतिये जिला है, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। और मैं जहां से अभी रिपोर्ट कर रहा हूं, यहाँ किसी ज़माने में नहीं बल्कि करीब 1 हफ्ते पहले ही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, बहुमंजिल ये इमारत जिसको आप कह सकते हैं। और क्योंकि नबतिये जैसा इलाका जो दक्षिणी लेबनान का है, जिसकी सीमा जो है इजराइल के उत्तरी इलाके से लगती है, उस पर लगातार इजराइल ने हमले किए।
और उसका नतीजा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में एक बहुमंजिली इमारत जो है वो ज़मींदोज़ हो गई। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा मलबे का ढेर है। हालांकि लेबनान की सरकार ये बता रही है कि करीब 2200 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ऐसे मलबे के ढेर जो पूरे लेबनान में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, कहीं इनमें भी मरे हुए लोग या लोगों के मरने की भी आशंका बताई जा रही है। फिलहाल लेबनान और इजराइल के बीच जो संधि हुई है, जो युद्ध विराम हुआ है, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि इजराइल को जब भी लगे कि उसको हिजबुल्लाह से खतरा है, वो दोबारा हमले शुरू कर सकता है। ऐसे में इस कंडीशन को बहुत बायस्ड कंडीशन माना जा रहा है। दूसरी तरफ जो इलाके दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं, उस पर अभी भी सेना यानी इजरायली सेना का वहां पर प्रेजेंस है, उन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। और इसी बीच हम ये भी बताते चलें कि किस तरह से जो एक इलाका जो है यहाँ हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, आप देख सकते हैं ये जो पीले झंडे आपको दिख रहे हैं, इसमें जो है अरबी में हिजबुल्लाह लिखा हुआ है, उस पर एक गन जो राइफल हो सकती है AK-47 उसके निशान हैं। और इन सब से ये पता चलता है कि ये इलाका जो है इनका खासा गढ़ माना जाता है। इस इलाके पे बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं। सामने की दुकानें आप देख सकते हैं, इन सभी दुकानों पर हमले हुए हैं, हमले के निशान अभी दिख रहे हैं।